गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मुल्क की सियासी मंजरनामे के हवाले से सबसे पहले अगर देखा जाए इशाल तो ख़बरें गर्म हैं और खान साहब ने एक और ऑफ़र दी है मशरूत माफ़ी के हवाले से, और उस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक धरना दिया गया है जमात इस्लामी का, और तो वो यही लंबा हो गया है और मेरे ख्याल में 3 दौर चले। वैसे बड़ा ही हल्की आंच का ये धरना लग रहा है। और नहीं, हल्की आंच का तो नहीं है, लेकिन हुकूमत उतना सीरियस नहीं ले रही जितने सीरियस जमात इस्लामी। उसकी रीज़न भी है ना कि हुकूमत भी मेरे ख्याल में हमारी इस तरह की आदी हो चुके हैं। जब तक आप रखना नहीं डालेंगे, जब तक आप पहिया जाम नहीं करेंगे, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे आप रुकावट पैदा नहीं करेंगे, तो वो भी ईजी ले लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, इनको एक जगह दे दी हमने, तो ये लगे रहे अपनी मर्जी से, जब ये थक के घर चले जाएंगे। हमारे मुल्क में जो ये धरना सियासत है ये बहुत ही वक्त से चल रही है, और अब हुकूमत भी उस चीज़ की आदी है, अपोजिशन भी उस चीज़ की आदी है कि 100 दिन का धरना, 90 दिन का धरना, 365 दिन का धरना, ये तो आम चीज़ें हैं, तो ये चलती रहेंगी। इस हवाले से बहुत सारी मजीद अहम जो है वो खबरें भी शामिल करें। वैसे असूली तौर पर देखा जाए ना तो अवाम को खुद ही एहसास करना चाहिए कि एक कितनी पार्टियां हैं, दर्जनों पार्टियां हैं, उसमें से अगर एक पार्टी ये मुद्दा लेके कि जी महंगाई को कम किया जाए, बिजली के बिलों को कम किया जाए, तो उनका साथ देना चाहिए वैसे मेरे ख्याल में, ताकि इसका प्रेशर, इसका इम्पैक्ट भी बढ़े और हुकूमत को किसी तरीके से एहसास आए। आप लोग भी पहुंचे धरने में, ये कहना बिल्कुल, मैं बिल्कुल बरमला इस चीज़ का इजहार कर रहा हूँ। अगर मेरे लिए भी पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर उनको सपोर्ट भी करता, उनका साथ भी देता, क्योंकि कोई तो चले एटलीस्ट जो हमारे हक की बात कर रहा है, हमारी एहसास। लेकिन हम इस पे पहले बात कर लेते हैं कि इस धरने को कितना सीरियस लिया जा रहा है, क्योंकि जमात इस्लामी और हुकूमती टीम के मुज़ाकरात का चौथा दौर जो बेनतीजा ख़त्म हो चुका है। हुकूमती वफ़द ने मुज़ाकरात का मुसव्वदा जमात इस्लामी के हवाले कर दिया। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली और इजाफी टैक्सेस में रिलीफ देने का मुतालबा दोहराया है, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह उन्हें बिल्कुल। हुकूमती टीम में वफाकी वज़रा भी शामिल हैं, जिसमें मोहसिन नकवी हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं, अमीर मकाम है और तारिक फजल चौधरी हैं। ये वो सारी टीम थी जिसे शामिल किया गया था, जबकि लियाकत बलोच ने जमात इस्लामी के वफ़द की क़यादत की। और जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा, IPPs एक अंधा कुआं है जिसमें कौमी वसाइल को गर्क किया जा रहा है। तो हुकूमत के पास IPPs के मामले पर नज़रसानी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अवाम के मसाइल को ना समझा गया तो फिर नुकसान मुल्क को होगा, और हमने अपनी पूरी मजबूती के साथ अपना मसला हुकूमत के सामने रख दिया है। तो आज शाम 6 बजे मार्च का आगाज़ भी किया जा रहा है, और देखना यह कि इस मार्च के नतीजे में क्या हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर पाती है। रबिया खान, कराची से पहले ज़रा हम जान लेते हैं कि वहाँ पे भी एक धरना दिया गया है, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। तो रबिया, कराची में कौन लीड कर रहा है इस एहतजाज को, और क्या सिर्फ जमात इस्लामी के ही कारकुनान मौजूद हैं या अवाम भी साथ दे रही है इस धरने में जमात इस्लामी का? जमात इस्लामी के धरने के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो क़यादत है वो अमीर जमात इस्लामी कराची जो है वो मोनम ज़फ़र यहाँ पर कर रहे हैं, और कुछ उस कबल जो है वो हाफिज़ नईमुल रहमान ने भी यहाँ पर ख़िताब किया। लोगों के हवाले से अगर बात करें तो ना सिर्फ जो है वो दीगर शहरों के लोग जो है वो इस धरने में शरीक हो रहे हैं, बल्कि कराची के जो दीगर लोग हैं, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो या ना हो, लेकिन अपने मसाइल के हल के लिए जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ जमा होती है। अभी सुबह सवेरे का वक्त है, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्योंकि लोग जो है वो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ही हैं, क्योंकि जमात इस्लामी कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रही है, तो वो अफराद जो है वो रात के औकात में अपने घरों में सो जाते हैं, लेकिन सुबह जब क़यादत जो है वो यहाँ पर आती है, उसके बाद एक बार फिर जो है वो एक जमे गफीर जो है वो यहाँ पर जमा होता है। और बैठ कर जो है वो ना सिर्फ आपने बताया कि क्योंकि तमाम लोगों को ये मसाइल दरपेश हैं और वो धरने में अपने मसाइल की वजह से वहाँ पर बैठे हुए रात को घरों को भी चले जाते हैं, ख़वातीन और बच्चों की कितनी तादाद देख रही हैं आप यहाँ पर? और जिस तरह से गवर्नर सिंह की जानिब से नाश्ता भिजवाया जाता रहा और पानी भिजवाया जाता रहा, तो क्या ऐसा कुछ आज भी देख रही हैं? जी बिल्कुल। इस वक्त जो है वो जब क़यादत यहाँ पर आती है तो गवर्नर हाउस की जानिब से जो है वो तमाम तरह इंतजामात भी देखे जाते हैं, ना सिर्फ गवर्नर हाउस बल्कि मुख्तलिफ जो ताजिर बरादरी है उनकी जानिब से भी, तो खाने पीने का और पानी का किसी किस्म का कोई जो है वो यहाँ पर मौजूद लोगों को मसला नहीं है। यहाँ पर जो है वो ख़वातीन और बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है, ख्वाह उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से हो या ना हो, लेकिन क्योंकि जो है वो ख़ास तौर पर बिजली के मसाइल पर बात की जा रही है और कराची वाले बिजली के मसाइल से खासे परेशान है, तो यहाँ पर जो है वो लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। इस वक्त भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें। सर ये बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस धरने के हवाले से, और आप कहाँ से जो है वो इस धरने में शरीक? मैं मुल्तान से बिलीव करता हूँ, और उससे पहले इसके बाद मैं कराची शिफ्ट हो गया था। इसके बाद मैंने ये कई पार्टियों में भी वक्त गुजारा है, मगर इस वक्त जो पाकिस्तान में
जो जमात इस्लामी जो काम कर रही है, इसके म्यार का कोई पार्टी अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी और होश में नहीं देखी। धरने के हवाले से क्या कहेंगे? के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर गरीब और अमीर के लिए नासूर बना हो, बेशक वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, बेशक वो गरीब आवाम हो, बिजली के इलेक्ट्रिक और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, ये समझो कि जिस बंदा जो एक दिन के अंदर 800 से 1000 रुपये कमाता है, वो डेली बेसिस पे ये समझो कि 500 से 800 रुपये उसका अपना घर का खर्चा होता है, बच्चों की पढ़ाई है, उसके बाद मकानात के किराए वगैरह हैं। इसके अलावा बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, टैक्स वगैरह शामिल करके गरीब आदमी अगर 25 से 30 हज़ार रुपये कमाता है तो ये समझो कि उसकी पहुंच से बाहर है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो तनख्वाहदार तबके हैं उनके खासे मसाइल हैं, क्योंकि तनख्वाह जो है वो तनख्वाहें महदूद हैं और उसके अलावा जो है वो अखराजात बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है। तो जमात इस्लामी यकीनी तौर पे ये बड़े अहम मसाइल हैं जिसकी नुमाइंदगी के लिए जमात इस्लामी इस वक्त धरना दिए बैठी है। ये मकाम कौन सा है कराची में जहाँ पे धरने का एहतमाम किया गया है, और इसके बाद अगली हिकमत अमली क्या दिखाई दे रही है? अगर बात ना बनी तो फिर क्या इस धरने का दायरा बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो मेरे बिल्कुल जो है वो उल्टे हाथ पे गवर्नर हाउस है और पीछे जो है वो मेन जो है वो ज़ैनब मार्केट है, सामने जो है वो फौरा चौक है। तो मेन जो है वो गवर्नर हाउस रोड पर जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से ये धरना दिया गया है और जो है वो अभी लग यही रहा है कि यहाँ पर जो है वो धरने का सिलसिला जब तक मसाइल हल नहीं होते तब तक जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई जो है वो हुकूमत की जानिब से ऐसा लग नहीं रहा कि इस धरनों को और एहतजाज को जो है वो सीरियस लिया गया है। लेकिन आज जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से 12 बजे का वक्त दिया गया है कि यहाँ पर जो मौजूद क़यादत है वो आवाम को लेकर जो है वो ताजरों की तरफ जो है वो जाएगी और सड़कों पर निकलने का भी जो है वो ऐलान किया गया और 12 बजे जो है वो एक मार्च किया जाएगा, जिसके बाद मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर जो है वो ताजरों और दीगर लोगों को जो है वो धरने में आने की दावत दी जाएगी। जी ठीक है रबिया, ये भी बताएगा कि ठीक है रबिया, हम आपसे भी मज़ीद जो है वो अपडेट्स लेते रहा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, हम दीगर शहरों से भी जो मुख्तलिफ धरने की इस वक्त सूरत हाल है वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि 12 बजे एक लॉन्ग मार्च की कॉल भी है। 12 बजे अगर लॉन्ग मार्च होती है उसकी क़यादत कौन करता है और कितनी कामयाब लॉन्ग मार्च होगी, इस हवाले से भी हम जानेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया हमारे अगले मेहमान ने। जी हाँ, अमीरुल अज़ीम साहब सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। अमीरुल अज़ीम साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग के अंदर, हमारा मॉर्निंग शो जिसके अंदर मुसलसल बात कर रहे हैं, आपके धरने को कवर किया जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप का मुद्दा ये है, आपका दावा ये है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी के लिए आप आएँ। तो सबसे पहले तो काबिल तारीफ़ है ये अमर कि किसी पार्टी को कम अज़ कम एहसास हुआ, लेकिन जिस तरह का बेज़रर और जिस तरह का अंदाज़ आपने अपनाया है, असूली तौर पे तो यही होना चाहिए, लेकिन शायद हमारी हुकूमत के लिए एक आदत बन चुकी है हमारे हुक्मरानों की कि जब तक पहिया जाम हड़ताल ना हो, जब तक रखना ना डाला जाए हुकूमती पहिए में, तो फिर मुतालबात मनवाने ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। आपको लगता है कि यही पॉलिसी अभी तक आपके मुतालबात को मंजूर ना करवाने की वजह बन रही है? बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद मुझे और बल्कि यकीन है कि बिल आखिर ये पॉलिसी सिर्फ इस मुल्क के मौजूदा ही नहीं, इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं इनको हल करेगी। पाकिस्तान में एक इजारादारी का माहौल है, हर चीज चंद लोगों के कब्जे के अंदर मौजूद है, आम आदमी पिस रहा है और फिर मिडिल क्लास पिस गया है। इस महंगाई और बिजली के टैरिफ की वजह से इंडस्ट्रियल जो हमारा पहिया है वो रुक गया है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी फैलती चली जा रही है। तो ये पूरी कौम का मसला बन चुका हुआ है। ये लोअर मिडिल क्लास से लेके ये अपर क्लास तक सबको अपने घेरे में ले चुका हुआ है। साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं चौथा दौर चला और वो भी नाकाम हो गया, क्या समझते हैं ये जो मार्च है अब आप करने जा रहे हैं इसमें कितनी कामयाबी आपको मिलेगी? क्योंकि हुकूमत तो बार बार जो है वो आपके साथ मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन पता नहीं मुज़ाकरात किस तरह से किए जा रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे। मेरा ये ख्याल है कि मुज़ाकरात तो नाकाम ही होंगे। मुज़ाकरात बुनियादी तौर पे तमाम हुज्जत है, ये मफाद परस्तों का गिरोह है। इन्होंने कभी अपनी मुराद नहीं कम करनी, कभी इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां, इन्होंने जो अय्याशियां की हुई हैं जिसके ये आदी बन गए हैं और हर हुकूमत में ये शामिल होते हैं। ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं, एक तबकाती कश्मकश बन चुकी हुई है। लिहाजा मुझे तो पूरा ये अंदाजा है
कि मुज़ाकरात जो है वो तो नाकाम होंगे। तो फिर अगर अमीरुल अजीम साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम ही होंगे, तो फिर वे आउट क्या है? आपने तो ये भी मुतालबा किया था कि टेक्निकल कमेटी या टेक्निकल नुमाइंदों को, वजारत तवानाई के नुमाइंदों को शामिल किया जाए ताकि असल जो मुद्दा है उसके हल की तरफ आया जा सके। वो भी पूरा नहीं हो सका, तो फिर हल कैसे होगा ये मसला? अच्छा जी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जिन लोगों को शामिल करने की बात की थी कल, बहरहाल उस कमेटी ने कहा ठीक है, चेयरमैन वापडा को भी शामिल कर लेते हैं, ऑडिटर जनरल को भी शामिल कर लेते हैं। वो मान तो गए हैं क्योंकि हमारी डिमांड बड़ी जेन्युइन है। मुज़ाकरात के अंदर तो वो तस्लीम करते हैं, कोई उनके पास अब लॉजिक नहीं रह गई सिवाय इस लॉजिक के कि अपने आप को अवाम के लेवल पर ले आए। वो अपने आप को अवाम के लेवल पर नहीं लाना चाहते। हम ये कहते हैं कि अगर अवाम का म्यार जिंदगी नहीं बढ़ा सकते तो अपना कम कर लीजिए ताकि कोई मसावात हो, बराबरी हो। अच्छा, वो भी अब नहीं कर रहे। अब मेरा ये ख्याल है कि अवाम चूंकि हमारा साथ दे रहे हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अगला रास्ता क्या होगा? हम लोगों को कहेंगे हड़ताल के लिए तैयार हो जाइए, उससे अगले मरहले में कहेंगे पहिया जाम के लिए तैयार हो जाइए, उसके अगले मरहले में कहेंगे कि आप सिविल नाफरमानी के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, आगे तक सर जाना पड़ेगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो कभी आप हड़ताल की कॉल, फिर पहिया जैम हड़ताल की कॉल और फिर सिविल नाफरमानी का आप कहेंगे, तो आपको लगता नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता हालात जो वो कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे? इसको बैठ कर कोई ऐसा पॉइंट रख लिया जाए जिसके ऊपर कोई वे आउट जिसकी वजह से निकला जा सके इन तमाम मसाइल से? अच्छा, मेरा जो तारीखी शऊर है वो तो मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि जब तबकाती कशमकश बन जाती है तो इन बड़े लोगों से फिर मसाइल हल नहीं हो पाते। इन्हें अपनी कुर्बानी देने की कोई आदत नहीं होती। बड़ी अच्छी बात है कि हल हो जाए, मेरी तो दुआ होगी, मेरी ख्वाहिश होगी, लेकिन जो तारीख का शऊर है वो हमें कुछ और बता रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बिल आखिर इस अवामी जद्दोजहद में कामयाब होना है। ये अब हो जाएगी। कितनी है सर आपके साथ इस वक्त? मेरा ख्याल है जी, अवामी सपोर्ट तो ये है कि गर्मियों का ये मौसम था, बारिश थी, हबस थी। हमने इस्लामाबाद में लोगों को पहुंचने की कॉल दी, लोग आए। आप पिंडी में बैठने की बात की तो लोग बैठ गए, जाने का नाम नहीं ले रहे। हर रोज हमारी हाजिरी बढ़ती चली जा रही है। फिर उसके अलावा आप जब सर्वे करेंगे तो लोगों का ये कहना है कि भाई ये हमारा मसला है, लोग हमारे साथ घर बैठे एक यकजहती का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल अमीरुल अजीम साहब, लोगों का मसला तो है लेकिन अभी तक पेशरफ्त नहीं हो सकी। क्या उसकी एक वजह ये तो नहीं है कि आप लोगों की फ्लाइट सोलो है? दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं, चाहे वो JUI हो या फिर PTI हो, अगर उन सारों को एक मुतहदा अपोजिशन बनाई जाती, वो सड़कों पे आती तो उसका असर ज़्यादा ना होता और हुकूमत को मुतालबात मनवाने में आसानी होती आपके लिए? ये आपकी बात सही है, लेकिन जब हम पिछला एक तारीख का मामला देखते हैं तो जब इस तरह का इत्तेहाद बनता है तो वक्ती तौर पर से कामयाबी नजर आती है। लेकिन इस इत्तेहाद के अंदर बाज पार्टियां, उसके अंदर जो शामिल लोग हैं, जो इसी तबके से शामिल हैं, जो मतलब बिजली के घरों के मालिक हैं, मिलों के मालिक हैं, कारखानेदार हैं, मराहत याफ्ता हैं, वो कहीं ना कहीं फिर बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं। फिर कहीं ना कहीं जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके तो तहरीक को, जो अवामी तहरीक होती है, उसको उचक लेते हैं। ये भी तो हमने पाकिस्तान में देखा है। हमें अच्छा किसी सर, पार्टी आपने 11 अगस्त की तारीख अनाउंस की हुई है कि आप लाहौर में भी धरना देने जा रहे हैं। उस हवाले से क्या हिकमत अमली आपके पास, क्या लाहे अमल तरतीब दिया आप तक? देखिए, 11 तारीख को भी हमने लाहौर की कॉल दे दी है, 12 तारीख को पेशावर की कॉल दे दी है, 16 को हमने पेशावर की कॉल दे दी है। गोया एक इस पिंडी के धरने से और धरने जन्म ले रहे हैं और ये धरने सिर्फ सूबाई हेडक्वार्टर तक महदूद नहीं रहेंगे। हम इन धरनों को पूरे मुल्क के चौराहों पर फैलाना चाहेंगे और इंशाल्लाह इस तरफ जाएंगे, तभी तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का एक मंजर बनेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अमीरुल अजीम साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी, और उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि ये नौबत ना आए, इससे पहले ही मामलात को हल कर लिया। और बात फिर वही है कि अगर आराम से मुज़ाकरात से मिल बैठ के किसी चीज़ का हल निकाल लिया जाए तो फिर आवाम को तकलीफ से बचाया जा सकता है और एक जो हुकूमती पहिया है वो भी चलता रहता है, क्योंकि हमने माजी के अंदर इस तरह की तारीख मिसालें मौजूद हैं।
और उसका बड़ा नुकसान हो चुका है। 126 दिन का जो धरना था उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया था मुल्क की इकोनॉमी को, और इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी होती है। ये दावा तो किया जा रहा है कि 50 अरब की बार बार सब्सिडी की बात की जाती है, और बेसिकली वो 50 अरब कहाँ से निकल रहा है? वो आपकी मेरी जेबों से निकल रहा है, हमारा खून निचोड़ के और हमारे ऊपर टैक्सेस लगा के, हमारे लाइन लॉसेस के जरिए, या दीगर जो आप बिजली का बिल देखें तो उसके अंदर एक्स्ट्रा टैक्सेस है और ड्यूटीज है, इनकम टैक्सेस है, पता नहीं क्या कौन कौन सी ड्यूटियां डाल के, टैक्सेस डाल के, तो वो 50 अरब सब्सिडी यहाँ से दी जा रही है और उसको भी क्लेम किया जा रहा है। बड़ा कमाल है। बिल्कुल, लेकिन आप एक चीज देखें कि हुकूमत कितनी पुरुमीद है, लेकिन दूसरी तरफ जमात इस्लामी जो है वो उनको बिल्कुल कोई भरोसा नहीं, लेकिन अवाम को कोई उम्मीद नहीं है हुकूमत की जानिब से कुछ अच्छे इकदाम वो कर पाएंगे। अब जरा कुछ फैशन की बात हो जाए, और फैशन भी अरब फैशन। हाँ बिल्कुल, अरब फैशन, इसको वैसे तो अरब फैशन ही मान लिया गया है, लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई भी पहन सकता है। खलीजी ममालिक के रिवायती लिबास में अगर कोई और यहाँ पे पहन लेगा तो उसको फिर देसी अरब ही कहा जाएगा, क्योंकि वो फिर कॉपी हम लोग कहेंगे देसी अरब। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा होगा जिन लोगों का इत्तेफाक होता है अरब कंट्रीज में जाने का, तो खलीजी ममालिक के अंदर जो रिवायती लिबास है उसके अंदर अकाल बुनियादी तौर पे वो एक स्कार्फ के ऊपर जो रिबन भी लगाया जाता है उसको हाँ, वो एक हार्ड सी डोरी होती है जो उसको होल्ड करने के लिए पहनाई जाती है। स्टाइलिश लगता है वैसे तो, बहुत स्टाइलिश लगता है, लेकिन वही बात कि अगर हमारे यहाँ पे पहने जाएंगे तो जाली अरबी लगेंगे। तो ये अकाल जो है उसका नाम दिया जाता है इसको। अरब जो है बिलखुसूस खलीजी ममालिक के जो है उनके कौमी लिबास में ये शामिल है, कल्चर और सकाफत का हिस्सा उनका माना जाता है, बट हमारे यहाँ ये पहना नहीं जाता। और सऊदी अरब में आज से 90 बरस का जो है वो अकाल का इस्तेमाल शुरू हुआ था। ऐसे बुनियादी तौर पे इसको इस्लामिक लिबास तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अरब लिबास या उनके कल्चर का हिस्सा। इस्लाम में मुझे नहीं लगता मर्दों के लिए स्कार्फ, स्ट्रॉलर्स या दुपट्टा कहीं पर भी लिखा गया, तो वो तो बिल्कुल नहीं है, बट उन्होंने एक फैशन के तौर पर कि हम बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, उनके समाजी विरसे का हिस्सा है और इस पर वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी करते हैं, और अच्छी बात है। अपनी जो पहचान है उस पर फ़ख्र होना भी चाहिए। तो खलीजी ममालिक ने अकाल को कौमी लिबास का जुज़ तस्वुर कर लिया है। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में बसने वाले अरब बाशिंदे अकाल को लिबास के लाजमी जुज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और अकाल की कई अक़साम भी हैं, मुख्तलिफ अंदाज से उस रुमाल को ओढ़ा जाता है। ये अकाल के हवाले से ये आपने खुसूसी रिपोर्ट देखी है, और आज बहुत अहम दिन है, आज ओलंपिक्स के हवाले से भी, और हम पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान की पहचान अरशद नदीम आज थ्रो करने जा रहे हैं। 11 बज के कुछ मिनट पे ये थ्रू होनी है। पाकिस्तानी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, उनकी फैमिली कितनी एक्साइटेड है, उनका क्या कहना है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद से बात हो जाए कुछ सियासी मौसम की, और अडियाला जेल से ताज़ा बयान आया है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी हुई है। बानी पीटीआई ने 9 मई वाक़े पर मशरूत माफ़ी बिलाखिर मांगने का ऐलान कर दिया, और अब देखना ये है कि शर्त रखी है, उन्होंने कहा है कि पहले फुटेजेस सामने लाई जाए 9 मई की, तब मैं माफ़ी मांगूंगा। तो जो पहले फुटेजेस आई हैं उनका क्या बना? उन पर उन्हें भरोसा नहीं। अच्छा, तो वो चाहते फिर यकीनी तौर पे उनके पास भी कोई फुटेजेस होंगी। हाँ बिल्कुल होंगी ना, तो वो उन्होंने यही कहा है कि पहले मेरे सामने 9 मई की फुटेजेस लाई जाएं और उसके बाद जो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 9 मई के जो मुतासरीन हैं वो हम हैं और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि आप पहले माफ़ी मांगे? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि जो है वो हमें इंसाफ मिल सके। अच्छा, साथ में उन्होंने भी खदशे का इजहार किया कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। फुटेजेस की एक बार फिर से हमें भी लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फुटेजेस वो कहते हैं कि सामने लाए जाएं जिसके अंदर अगर साबित हो जाए कि पीटीआई के कारकुन या उनका कोई नुमाइंदा तोड़फोड़ में मुलव्वस है तो फिर मैं माफ़ी मांग लूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर माफ़ी कौन मांगेगा? सवाल ये पैदा होता है कि अगर फुटेज में नहीं नज़र आते पीटीआई के लोग तो फिर माफ़ी कौन मांगेगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि 9 मई के वाक़े पर उन्होंने माफ़ी मांगने का कहा है, और ये कहा है कि हम मुतासरीन हैं, हमें इंसाफ चाहिए, और साथ साथ ये भी कहा कि अगर मैं डरता तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कभी ना करता। और उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो माफ़ी मांगने के लिए कोई एतराज़ नहीं है, बट फुटेजेस सामने ठीक है। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया नाज़रीन आमिर इलियास राना, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, वेलकम कहेंगे आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये जो खान साहब की मशरूत माफ़ी है, कोई आपको हैरत हुई इस बयान से या यही तवक्को कर रहे थे? साथ में वो कह रहे हैं कि अगर साबित होता है किसी भी फुटेज के अंदर उनका कोई नुमाइंदा, उनका कोई कारकुन इसमें मुलव्वस है तो वो माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर माफ़ी उन्हें गिरफ्तार करने वालों को या फिर अदालत में जब उनको अगवा किया गया था उन लोगों को मांगनी चाहिए। क्या रद्द अमल है इस बयान पर आपका? पाक फौज को, हुकूमत पाकिस्तान को हाथ जोड़ के इमरान खान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि 9 मई से लेकर आज तक मंत्रा पड़ा जा रहा है कि जी हमारे पास सबूत शवाहिद मौजूद हैं। जो शवाहिद मैं और आप 9 मई से देखते आ रहे हैं, जिसमें शहरियार अफरीदी कह रहे हैं कि GHQ चलो, डॉक्टर यास्मीन राशिद कोर कमांडर हाउस ले जाने की भी बात करती हैं, और फिर जब लोग घुस गए हैं तो कह रहे हैं बाहर आ जाओ। आलिया हमजा कहती हैं आज हमने क्रॉस कर लिया लिमिट,
आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की। आप वो सनम जावेद खान है, उनकी वो गालियों से भरपूर चीजें सुन लें और देख लें। वो किसी ने लीक नहीं की, कोई ऑडियो की लीकेज की बात नहीं है, कोई वीडियो की नहीं है। शानदाना गुलजार साहिबा ने उस वक्त भी कहा और अब भी कहती हैं, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और वो सब लोगों को जो उकसा रहे थे। फिर अगर आप इसके बाद आए तो सेनेटर एजाज चौधरी की ऑडियो थी कि रैंसैक कर दिया कोर कमांडर हाउस को। जो मुराद सईद साहब की गुफ्तगू थी कि जो जो आपको टारगेट्स जगह दिखाई गई थी आप वहां पहुंच जाए। अच्छा, अब ये इन तो सबको सारा कुछ मिला हम भी के- जानते हैं सर, ये सब कुछ तो पूरी दुनिया जानती है, सबने फुटेजेस देखी हैं। लेकिन इमरान खान साहब जिस फुटेज की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब जिस फुटेज की बात कर रहे हैं, जिस वीडियो की वो बात कर रहे हैं, उस वीडियो में क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने शर्त रख दी है कि अगर वो फुटेजेस सामने लाते हैं 9 मई की तो ही वो माफ़ी मांगेंगे? देखे ना, जब वो ये कह चुके खुद पिछले हफ्ते भी कि मैंने लोगों को पहले ही कह दिया था, मार्च में जब रेंजर्स मेरे घर आए थे जमान पार्क में और इधर उधर पकड़ने की कोशिश की थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो आप लोगों ने जीएचक्यू के बाहर पुरअमन मुजाहरा करना है। अच्छा, आप साथ एक सांस में ये कहते हैं, दूसरे में कहते हैं कि बताएं कहाँ पाबंदी लगी हुई है कि जीएचक्यू के सामने मुजाहरा नहीं कर सकते। वहाँ ये जितने कंटोनमेंट्स हैं सब जगहों पे लिखा हुआ होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप फोटो नहीं ले सकते, आप इज्तिमा नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि खान साहब को बड़े शौक से लाया गया था और फौज ही लाई थी, तो सारा शौक उन्होंने ही अपने दौरे इक़्तिदार में उनका पूरा किया था, जिसकी बुनियाद पे उन्हें जाना पड़ा। तो मैंने तभी तो कहा है कि सबको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये चीजें जो मैंने आपको बताई और आप भी एकदम तंग आ गई सुन के कि मैं वो चीजें दोहरा रहा हूँ जो मुसलसल स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, जिसको डिनाई किसी ने नहीं किया कि ये झूठी हैं, फैब्रिकेटेड हैं, इनको डीप फेक वीडियो कहें कि इनको बनाया गया, लेकिन वो हमारे कुछ लोगों को नजर नहीं आती। और लेकिन जमानत पे राणा जमानत साहब मिल फिर ये जाती है। रिहाइयां वो ये भी सवाल करते हैं ना, फिर कुछ साबित तो नहीं कर पाए। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, रिहाई कैसे हो गई मेरी आलिया बात हमजा सुन की, लेते, सनम अगर जावेद आप की? मेरी बात सुन लेते तो आपका ये सवाल इसी तरह पूरा हो जाता जी जी कि जब जब केसेस गए तो इन सबको जमानतें मिल गई, तो मैं क्या करूं? ये हमारा निज़ाम इंसाफ है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं जाके माफी मांग ले, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है कि यहाँ पे जो अटैक करेगा, जो इस मुल्क को बिगाड़ेगा, उसी की इज्जत होगी। यहाँ पे बात आम आदमी की नहीं है, जिसको आपने टैक्सों के अंदर मार के रख दिया हुआ है, तनख्वाहदार तबके को जीना हराम कर दिया आपने, महंगाइयां उरूज पे हैं, तो भाई फिर उसी को दे दो जो पहले बहुत मकबूल था। आपको अंदाजा होगा कि उस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा था। आज पीएमएलएन पीपल्स पार्टी जो लोगों के गुस्से का इजहार इनके ऊपर हो रहा है महंगाई की वजह से, अगर ये इलेक्शन करा लेते बर वक्त और आईएमएफ और सारी दुनिया को बता देते कि वो जो माहिदा इमरान ने फरवरी में तोड़ा था 22 में, और आप सब उसके गुस्से की वजह से आज हमारे लोगों के कस के बल निकाल रहे हैं, तो बातचीत हो सकती थी। लेकिन अब सर, भी पीटीआई की आपने जानिब हुकूमत से ली एक है। और तासुर भी दिया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है मुल्क में। ऐसा क्या बड़ा होता वो आप देख रहे हैं? बस जब हो जाएगा, शेख रशीद भी रोजाना पेशियां देते थे, फिर कुछ अरसे खामोश रह गए, फिर दोबारा अगस्त की तारीखें दे दी, हर महीने तारीख देते। जब बड़ा तो इस मुल्क में है, पाकिस्तान टूट गया, इससे बड़ा क्या होना है? हमने क्या कर लिया उससे, हमने क्या सबक सीख लिया? कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बड़े ही होने हैं, यहाँ छोटा काम होता अच्छा ही नहीं है। अच्छा, एक और मुतालबा उन्होंने किया है कि मुझ समेत यानी कि खान साहब समेत तमाम हुक्मरानों के नाम ईसीएल में डाले जाएं, और जो जिस तरह से शेख हसीना वाजिद भागी हैं, इनमें से किसी को भागने ना दिया जाए। एग्री करेंगे ऐसा होना चाहिए और ऐसा कुछ हो भी सकता है? मुझे ये बताएं, जिसने फरार होना होता है वो ईसीएल से जाता है? वो इजाजत लेके जाता है? वो तो मफरूर होता है ना, भाग जाता है। उसके पास जो भी ताकत हो, समुंदर की हो, जहाज की हो, जमीन की हो, बॉर्डर निकलने की हो। तो ये उन्होंने एक ही सांस में जब ये नाम लिए तो साथ ही उसका नाम भी लिया था, जिसका नाम मोहसिन नकवी है, जो वजीर दाखिला है, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। वो आर्मी चीफ को कह रहे थे, उन्होंने डीजीआईएसपीआर से भी कहा कि जनाब गलत बात मत करें। आपको मैं जानता हूं, आप जो बातें कर रहे हैं, खान साहब बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। जब देखते हैं, अल्लाह करे कि उनके साथ किसकी अच्छा, गुफ्तगू हो रही है, बोलने में तो वो किसकी नहीं हो बहुत रही। बोल्ड और ब्लंट हैं खान साहब, लेकिन खान साहब की कुछ बातों में तजाद भी नज़र आता है। वो एक ही ज़बान से वो कहते हैं कि निकलो और एहतजाज करो अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है, और साथ ही वो दूसरी ज़बान के साथ कहते हैं कि अगर हमारे लोग इसमें शामिल थे एहतजाज में तो मुझे वो फुटेजेस दिखाई जाएँ। तो अब क्या फुटेजेस कोई ऐसी दिखाई जा रही हैं उन्हें, क्योंकि उनकी मशरूत माफ़ी जो है वो हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि माफ़ी मांग लें? कोई माफी की बात नहीं की। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो मैं करूंगा। देखे ना, जो बातें हमने आपने कर ली जिन वीडियोस की, जिनमें पीटीआई के वर्कर की बात नहीं हो रही, लीडर्स की हो रही है, जब वो मौजूद हैं और किसी को कुछ नहीं हुआ तो बस फिर ठीक है, फिर माफी मांग लें। फिर फौज को माफी मांगनी चाहिए, फिर हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए कि आपके बस की बात नहीं है, बस दावे कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है कि इस तरीके से पाकिस्तान का कानून चलता है। यहाँ पे जुर्म सामने मौजूद है, वीडियोस एविडेंस उनके अपने रिलीज करदा मौजूद हैं जो जुर्म कर रहे हैं,
और आप उनको कुछ नहीं कह सकते, तो फिर माफी मांग लेनी चाहिए ना, फिर और कोई काम करने की जरूरत नहीं। अच्छा सर, इस वक्त जमात इस्लामी के धरने को अगर मैं थोड़ा सा इसके साथ लिंक करूं तो वहां से भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि पहिया जाम भी हो सकता है और सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाया जा सकता है। तो एक बार फिर क्या हम ये देखें कि 9 मई वाला वाकया पेश आ सकता है अगर हुकूमत ने किसी तौर पर भी जमात इस्लामी के मुतालिबात पूरे नहीं किए? तो देखें, जमात इस्लामी ने जो इशू उठाया है वो आम आदमी का इशू है, आम आदमी की नब्ज पे हाथ रखा है। उन्होंने क्या गलत किया है? ये सियासी जमहूरी मुल्क है, यहाँ इजाजत है, उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया हुआ ना कि आप पीटीआई को तो कहते हैं ना कि 9 मई किया हुआ है तो आपको माफी नहीं है। अच्छा चलें, जमात इस्लामी ने क्या जुर्म किया? आम आदमी की बात कर रही है और वो धमकी ये लगा रही है कि अगर आप नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे भाई? क्या हुकूमतें उन्हें अवाम को जवाब नहीं देना? क्या आप IPPs ही सिर्फ हिस्सेदार हैं उनके इक़्तिदार की? ये शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, ये उनके जिम्मे है कि वो कहते हैं मैं शबाना रोज मेहनत करता हूं, तो हुजूर IPPs पे कीजिए। जो 50%, 70%, 80% तो पाकिस्तानियों की है ना, उसमें 50% कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की है। आपने कर्जे देने, आप वो बिल्कुल उसके पैसे लीजिए, जो प्रॉफिट्स हैं वो तो शेयर कीजिए ना लोगों के साथ। राना साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IPPs पंजाब की हैं या वो मरकज की हैं, जिसकी भी हैं, उनके प्रॉफिट्स बताएं कितने हैं, उसमें से लोगों को रिलीफ दीजिए। आप पाकिस्तानी शहरी मंशा हो, वो रजाक दाऊद हो, वो कोई भी बंदा हो, वो सुलेमान शहबाज हो, इन सबको बिठाएं कि जनाब बताएं बहुत आपने निचोड़ लिए पैसे, आपके कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे, जिस चीज के नाम पे भी हैं, आप हमसे शेयर कीजिए, उनको लाइव दिखाएं कि कितने प्रॉफिट्स हैं। पहले अपने घर में ठीक करें, अपने लोगों से, बिजनेसमैनों से बात करें। साहब, ये सारे सवाल तो डंडा नहीं चलाते, अवाम हुक्मरानों से पूछती है, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं, मैंने वजीर आजम खुद सवाल पूछते हैं, खुद अपनी काबीना से सवाल पूछते हैं कि क्या सिर्फ यही हल था कि टैक्स डाल दिया जाए? बात कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की है, किसी और शख्स की नहीं है कि हुजूर आइए और लाइव आइए। ये जो दूध का दूध और पानी के पानी की कहानी के मुहावरे आपने रटे हुए हैं, इनको पब्लिक कीजिए, बिठाएं इन लोगों को। मैंने आपसे तो नहीं मुतालबा किया, किसी मीडिया से नहीं किया। मैं IPPs के ऊपर जो आम आदमी का कंसर्न है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफान है, वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम की जिम्मेदारी है। आप जो शख्स 2 साल बिजली के महकमे में बैठ के, राशिद लंगड़ियाल साहब बैठे रहे, आपके ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया कि आज आपने उनको FBR में भी दे दिया, वहां भेज दिया? यहाँ पे क्या काम करके वो ठीक करके चले गए हैं कि आप समझते हैं कि पावर सेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा चलाया है तो आप वहां चला लेंगे। मैं और आप बिलबिला किस चीज पे रहे हैं? उस पावर सेक्टर पे, जिसके अंदर वो सिर्फ कहानियां सुनाते रहे कि नहीं हमारा तो मसला ये था कि डॉलर रेट चढ़ गया, फलाना हो गया। इसके अलावा उन्होंने क्या बातें कही हैं राशिद लंगड़ियाल साहब? लेकिन हम देख रहे हैं राना साहब, अपनी अयाशियां, ये अपनी इमारत तो कम नहीं हो रही हैं, अपने जो फंड्स हैं उसके अंदर जो MNAs के फंड्स हैं, MPs के फंड्स हैं ना, उसमें कटौती की जा रही है ना, लग्जरी गाड़ियों की मंगवाने में कोई कमी लाई जा रही है, टैक्सेस लगाने में भी कोई कमी नहीं की जा रही है। आपको लगता है कि हुकूमत एहसास करेगी? बिल्कुल, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमें तो यही एहसास दिलाना है कि हुजूर ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हमें शबाना रोज मेहनत की कहानियां मत सुनाएं, आप वो सुनाएं कि आम आदमी के रिलीफ के लिए क्या हुआ, सिवाय उसकी तकलीफ में इजाफे के क्या हो रहा है। आप अगर IMF के साथ फंसे हैं तो मैंने आपसे कहा था आप हुकूमत में आए, आप हुकूमत लेते हैं लोगों के लिए। आप पिछले 16 महीने में कहानी चला के चले गए कि हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं। 16 महीने में हमने बहुत सुन लिया। इस मुल्क के लोगों को भी तो बचाए ना, जो डूब गए हैं, मर गए हैं महंगाई के अंदर। सही कह रहे हैं सर। ये अपनों को नवाजने की सियासत कब जाएगी हमारे मुल्क से, और कब हम बेहतरी के कोई ख्वाब देखें कि आने वाले दिनों में हमें कुछ बेहतर नज़र आएगा? हुकूमत जो है वो अवाम की सुनती हुई नज़र आएगी या अवाम के लिए कुछ करती हुई नज़र आएगी? देखें, अगर IPPs के इशू पे प्राइम मिनिस्टर ओहदा बरा होते हैं, सही सलीके तरीके से पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देते हैं, तो आप समझें कि उम्मीद की किरण है। और अगर हमें कहानियां सुनानी है तो कोई किरण नहीं है, कोई कहानी नहीं है। बिल्कुल सिर्फ अपने मामलात को ठीक करना है और आगे चलाना है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे आमिर इलियास राना, और उन्होंने बरमला इसे किया है कि सिर्फ कहानियाँ सुनाने से बात नहीं बनेगी, और साथ में उन्होंने हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर इतना सब कुछ, इतने सबूतों के बाद भी, 9 मई की सारी फुटेजेस होने के बाद भी बानी PTI ये कह रहे हैं कि उनका कोई कारकुन इसमें शामिल नहीं है, तो फिर माफ़ी मांगना ही बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को माफ़ियाँ मिल सकती हैं और जिस तरह से रिहाइयाँ भी हो रही हैं, तो फिर जो है वो हम आम बंदे को तो कुछ मेरे ख्याल में कोई किसी किस्म का रिलीफ मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग जो दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं या मुल्क को तोड़ फोड़ का शिकार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए रिलीफ बड़ी आसान है। उन्होंने कहा क्या है एक्चुअली, पहले वो सुनते हैं हम।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो मनाज़िर सारे दुनिया ने देखे हैं, यकीनी तौर पे पीटीआई के लोगों ने भी देखे होंगे, और अब ये सवाल उठना शुरू हो चुका है कि अगर एक एक करके रिहाइयाँ शुरू हो चुकी हैं या ज़मानतों पे रिहाई हो रही है, तो फिर क्या इसका मतलब यही है कि ये लोग शरीक जुर्म नहीं थे या इनका कोई किरदार नहीं था? तो अदालती निज़ाम के ऊपर, निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी अब सवाल उठ रहा है कि क्या उसमें भी कोई बेहतरी होनी चाहिए? अगर अच्छा जुनैद, मुझे जो लग रहा है कि इमरान खान जो है ना, वो थोड़ी देर के बाद तवज्जो किसी और जानिब मबजूल कराने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल, और ये एक अहम सवाल है। इस सवाल को यकीनी तौर पे क्योंकि फुटेजेस वो भी जानते हैं, फुटेजेस लोगों ने भी देखी हैं, हम सब की नज़रों से गुजरी हैं, तो अब अगर इमरान खान किसी और फुटेजेस की बात कर रहे हैं तो वो जाहिर है इसको जो है वो खींचने की और किसी और तरफ तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं ज़लज़लों की। बिल्कुल, अर्थक्वेक तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा। नहीं, देखा नहीं है वैसे, मैंने महसूस करना देखना ही होता है। तो आपने कभी ये सुना कि चांद पर भी हाँ, वैसे ये बड़ी हैरत अंगेज़ इंफॉर्मेशन है मेरे लिए भी, और अपने नाज़रीन के साथ भी हम शेयर करना चाहेंगे कि चांद पर भी ज़लज़ले आते हैं, और चांद के साथ तशबीहात भी दी जाती हैं, उसे रोमानवी तौर पे भी शायरी के अंदर हिस्सा उसका बनाया जाता है। शायर जो है वो अपने महबूब को सीधा चांद पे ले जाता है। तो जी हाँ, तो चांद के ऊपर कितने ज़लज़ले आ चुके हैं, कब से ये ज़लज़ले आ रहे हैं, ज़रा इस पे एक रिपोर्ट देखिए नाज़रीन, फिर इस पे बात करते हैं। दिहाइयों पुरानी जी, जिस तरह से जुनैद आप देख रहे हैं बहुत सारे ज़लज़ले चांद पर भी आ रहे हैं, तो मैं तो पाकिस्तानी हालात से और दुनिया के हालात से तंग है कि मैं तो चांद पर प्लॉट लेने वाली थी, लेकिन अच्छा, अब मुझे लगता है कि वहाँ पे अकेली आपका दिल लग जाएगा। यार दिल तो मैं लगा लेती, यहाँ के जो हालात हैं दिल लगाना मुश्किल नहीं था, लेकिन ज़लज़ले जिस तरह से अकेले में अच्छा, एक चीज़ पे मैं हैरान हो रहा हूँ, 22,000 ज़लज़लों की इन्होंने फोरकास्ट कर दी है चांद के ऊपर। यहाँ ज़मीन पे अगले लम्हे में क्या होने वाला है उसका तो ज़लज़ले का पता नहीं चलता। और ये वैसे मेरे ख्याल में ये आसान भी है ना, चांद पे जाके किसने देखना, लेकिन मैं इंशाल्लाह जाकर देखूंगी चांद पर कि क्या हो रहा है और क्या। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस हैं, और वहाँ पे जाके सलाम करिएगा। ज़रूर ज़रूर आपका सलाम पेश करूंगी। लेकिन इस वक्त जो है हम कुछ हमारे जो दरखुशंदा सितारे हैं, या जो हमारे ऐसे लेजेंड्स हैं, या फिर जो हमारे ऐसे आने वाले दिनों के सितारे हैं, हम उन्हें क्या कह सकते हैं यार, हमारे जो प्लेयर्स हैं, जी हाँ, जो नाम रोशन नदीम की हम बात कर रहे हैं, और ओलंपिक्स के अंदर आज उनकी थ्रो है। पहले ही जो क्वालिफायर राउंड था, ज़बरदस्त थ्रो उन्होंने की थी, 8.59 मीटर्स की थ्रो, जो कि पहले ही अटैम्प्ट के अंदर वो फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं। तो आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बज के कुछ मिनट पे एग्जैक्टली हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन उनकी जावलिन थ्रो है, 3 बारियों के बाद बेहतरीन थ्रो करने वाले 8 एथलीट्स मजीद 3 बारियां लेंगे, और मजमूई तौर पर 6 बारियों में से सबसे बेहतर थ्रो प्लेयर होगा वही ख़त्मी थ्रो प्लेयर जो है वो करार पाएगा। अच्छा जी, स्टार्ट लिस्ट में जो है वो अरशद नदीम का नाम जो है वो चौथे नंबर पर शामिल किया गया था। पाकिस्तान के अरशद नदीम जो हैं वो 86.59 मीटर के सीज़न बेस्ट के साथ फील्ड पर उतरेंगे। फाइनल में शामिल 4 खिलाड़ियों की सीज़न बेस्ट थ्रो अरशद से बेहतर है, लेकिन इसमें भारत के नीरज चोपड़ा भी हैं, वो भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और दोनों की आपस में दोस्ती भी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट एलिमेंट भी है। एक कौम से दुआओं की अपील की गई है अरशद नदीम की तरफ से, हमारी दुआएं तो उनके साथ ही हैं। इस मौके पर क्या कहना था, एक न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू की है, वो भी सुनिए। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो ये सब आप सबकी दुआओं का नतीजा है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैंने आप सबकी दुआओं से पहले ही थ्रो पे मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो मजीद मेरे लिए दुआ करें। फाइनल 8 अगस्त को है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, रात को 11:25 पे। तो मजीद मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। थैंक यू। बिल्कुल जी, हम दुआएं हमारी साथ हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान का फख्र हैं, और ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर के लिए पाकिस्तानी आवाम तरस रही है इशाल के ओलंपिक्स के अंदर कोई मेडल लाया जा सके। तवक्कुआत और उम्मीदें इस वक्त बन चुकी हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है जिस तरह से एंट्री अरशद नदीम ने दी है। तो हमारे नुमाइंदे आज भी रियाज अहमद मौजूद हैं उनके अहले खाना के साथ। तो रियाज से क्या जज्बात हैं अरशद नदीम के अहले खाना के? यकीनी तौर पर ढेरों दुआएं तो हम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अरशद नदीम के घर पर मौजूद हूँ, और मेरे साथ अरशद नदीम की फ़ैमिली भी मौजूद है। आज अरशद नदीम की फ़ैमिली से बात करेंगे कि अरशद नदीम जो है आज फ़ाइनल खेलने जा रहा है, तो वो उसकी जीत के लिए कितने पूरी उम्मीद हैं। अरशद नदीम की वालदा इस वक्त मेरे मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ
फिर मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगते हैं और आज भी इसी तरह दुआएं करें। और मेरे बेटे का आज शाम को मैच है तो इंशाल्लाह ताला वो मेडल जीतेगा और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और बहुत खुशी होएगी। जी बिल्कुल, अरशद नदीम की वालदा की बात आपने सुनी। उसका यही कहना था आज रात को जो है 11:25 पर जो है अरशद नदीम फ़ाइनल खेलने जा रहा है, तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो अरशद नदीम के लिए दुआ करे। और इस वक्त मेरे साथ अरशद नदीम का भाई भी मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, उसके बाद पूरे मुल्क का जिन्होंने अरशद भाई के लिए दुआ की और अरशद ने एक अच्छी थ्रो करके पाकिस्तान के लिए फ़ाइनल में जगह बनाई। मैं ये सबसे दुआ की अपील करता हूँ, जैसा कि आज फ़ाइनल है, अल्लाह ताला ने उसके हज़ारों करोड़ों में से अरशद को चुना है इस काम के लिए, तो फ़ाइनल में वो गया है, ये हमारी खुशकिस्मती है। उधर फ़ाइनल में जो भी जाते हैं अच्छे प्लेयर होते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा है, वेबर है, पीटर है, अरशद भाई हैं, अच्छे प्लेयर हैं। आज प्लेयर के दिन हैं। मैं तो ये कहता हूँ आप दुआ करें, क्योंकि अरशद भाई का काम है ज़ोर लगाना। ये दुआओं के सदक़े ही 1 मीटर आगे क्या 1 मीटर पीछे क्या, आज दुआओं ने काम करना है। अरशद भाई ने तो उधर ज़ोर लगाना ही लगाना है, क्योंकि सब अच्छे प्लेयर हैं फ़ाइनल में, सब ही दुआ कर रहे हैं। तो मैं भी दुआ की अपील करता हूँ कि अरशद भाई के लिए आप सिर्फ दुआ करें। इंशाल्लाह अरशद भाई से रब्ता हुआ है, वो बिल्कुल फ़िट हैं, परफेक्ट हैं, तो इंशाल्लाह वो अच्छी थ्रो करने में कामयाब होंगे, आपको मायूस नहीं करेंगे। आपने सिर्फ अरशद भाई के लिए दुआ करनी है और एक अच्छी थ्रो आप देखेंगे, इंशाल्लाह अरशद भाई आपके लिए मेडल लेके आएगा। हम पूरा पाकिस्तान मिल के इंशाल्लाह इस मेडल के जश्न मनाएंगे। जी बिल्कुल, अरशद नदीम के भाई की बात आपने सुनी। उसका यही कहना था कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अरशद भाई के लिए दुआ करे और अरशद भाई इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेगा, वो मेडल जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे रियाज, हमारे नुमाइंदे, और यकीनी तौर पे पुरुमीद हैं, उनके घर वाले भी दुआएं कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम भी उनके लिए दुआएं कर रही है। आज फाइनल्स के अंदर जो दीगर उनके कम्पैटिटर्स हैं, जो मदे मुकाबल प्लेयर्स हैं, उन पे सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। और यकीनी तौर पे हमारी तरफ से भी ढेरों दुआएं और बेस्ट विशेस अरशद नदीम आपके लिए, आप कौम का फ़ख्र है। और हम तवक्को करते हैं कि जो है हमारी प्यास है ओलंपिक के गोल्ड मेडल लाने की, पाकिस्तान में 3 दहाइयों तक 30 साल का अरसा हो चुका है, अभी तक कोई मेडल पाकिस्तान में लाया नहीं जा सका, तो इस उम्मीद पे आप पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। जी हम बहुत सारी दुआओं के साथ आपको कहेंगे कि आप जल्द से जल्द जो है वो ये फ़ख्र जो है वो पाकिस्तान को दें कि पाकिस्तान जो है वो एक मेडल। हाँ, एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा दिखाई दिया जिस वक्त उन्होंने थ्रो की है क्वालीफायर राउंड के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं, बल्कि यकीन है हमें कि आप जीत कर आएंगे। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान मॉर्निंग में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक अहम खबर है, उसके हवाले से कुछ बात कर लेते हैं कि अमेरिका में जो होने वाले कत्ल गारत है, या जिस तरह से दहशतगर्दाना वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कातलाना हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी जो महकमा इंसाफ है उनके मुताबिक 40 साल ये आसिफ मर्चेंट जो हैं इनकी ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबत हैं, और ये इस सारी जो दहशतगर्दी वहाँ पर हो रही है उसके बीच में। हाँ, ये तशवीशनाक खबर है और कहा जा रहा है कि अमरीकी सियासतदानों को और आम शख्सियात को टारगेट किया जाना था, लेकिन उससे पहले इस शख्स को हिरासत में लिया गया है। मामला क्या है, जरा इस पे रिपोर्ट देखिए। अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी वजारत इंसाफ का कहना है कि आसिफ मर्चेंट पर सदारती उम्मीदवार ट्रंप समेत अमरीकी हुकाम के कत्ल की मनसूबाबंदी करने का इल्जाम है। आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। ट्रंप और दीगर सियासतदानों के कत्ल की मुमकिना साजिश पर पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर जुलाई को अमरीका से जाने की तैयारी के वक्त गिरफ्तार किया गया। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो अंडर कवर पुलिस एहलकार थे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वजाहत करते हुए कहा कि आसिफ मर्चेंट का साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। आसिफ मर्चेंट ट्रंप के कत्ल की मनसूबाबंदी में मुलव्वस नहीं। Ongoing law enforcement investigation. I'll add this, that based on DOJ's ongoing investigation, there has been no evidence to suggest that the individual named
in today's indictment has any connection to the assassination attempt against former President Trump that happened in Butler, Pennsylvania. But anything else, that is something that I would have to refer to Department of Justice. We have said many, many times, and I want to be really clear because this is a DOJ, it's an ongoing law enforcement DOJ indictment, so I'm going to be really mindful. But we have said many times that we have been tracking Iranian threats against former politicians. We've been very clear about that. अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी है और कराची से ताल्लुक है। उसके पाकिस्तान और ईरान दोनों ममालिक में बीवी बच्चे हैं। आसिफ मर्चेंट कई मरतबा ईरान, शाम और इराक के दौरे कर चुका है। अच्छा, बहुत से सवालिया निशान हैं, सवालात उभर कर सामने आए इस गिरफ्तारी के बाद। पाकिस्तान का रद्दअमल भी सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का इससे मुतल्लिक़ कहना है कि आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर अमरीकी हुकाम के साथ हम राब्ते में भी हैं और इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। पहले देखना होगा कि पोर्टफोलियो क्या है, किन किन कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा ये शख्स, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना यकीनी तौर पे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार फिर से नाम एक पाकिस्तानी का जुड़ रहा है। दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई थी और एक ड्रामाई सीन भी सामने आया है। इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। हमने यूएसए से ज्वाइन किया है मलिक नदीम आबिद, माहिर आलमी अमूर हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हर मुल्क में किस तरह की कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, उसमें मुलव्विस जो है वो पाकिस्तानियों को पाया जाता है, कहा जाता है कि जी पाकिस्तानी इसके जो है वो जिम्मेदार हैं। इस बार फिर से अमेरिका ने भी ये जो है वो कहानी दोहराई है और एक पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट पर ये इल्ज़ाम रखा है कि जो इन तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी जो इन पर आयद होती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या हकायक अभी तक सामने आ सके हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले आपकी बिहाइंड कैमरा टीम को और आपके ऑडियंस को बहुत सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, देखिए, एक चीज इसको समझने की जरूरत ये है कि 2001 से अमेरिका में लॉ एनफोर्समेंट में, स्पेशली इंटेलिजेंस एजेंसीज में, एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड जो डेवलप हुआ है, वो एक इन्फॉर्मेंट्स को मुख्तलिफ कम्युनिटीज में, रिलीजियस कम्युनिटीज में वो यूज करते हैं, प्राइमरीली तो ट्रैक करने के लिए क्राइम्स को इन एडवांस। लेकिन अब हमने ये देखा है कि 2001 के बाद न सिर्फ उनको ट्रैक करने की जिम्मेदारी होती है इन्फॉर्मेंट पे, बल्कि उनको एनकरेज भी किया जाता है वो उन क्राइम्स के लिए जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं आपको बड़े वसूख से और बड़े तजर्बे से ये बात बता सकता हूँ कि ये फैब्रिकेटेड क्लेम है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा हम रिलेटिवली और कंपैरेटिवली इसको देखें तो 12 जुलाई को इनको कोर्ट में पेश किया गया अरेस्ट करके, और साथ जिस तरह अभी आपकी रिपोर्ट में भी ये बताया गया और यकीनन डीओजे ने भी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी ये क्लेम किया है कि इनके अरेस्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और फौरी तौर पे ये इंफॉर्मेशन उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे दी गई, सीआईए को और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को। उसके एक दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब पे कातलाना हमला होता है। क्या ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई? अगर जेन्युइनली ये एक टेररिस्ट एक्ट होता और एक साबिक सदर को और अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सिक्योरिटी दी जाती, और इतने जबरदस्त सिक्योरिटी लैब्स थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के जब उनके ऊपर ये वहां पे बटलर में, पेंसिल्वेनिया में कातलाना हमला हुआ, तो ये शो करता है कि ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड स्टोरी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है नदीम साहब, फिर मामला है क्या? क्यों एक पाकिस्तानी के ऊपर इल्जाम धरा जा रहा है? और जिस तरह की डिटेल्स सामने आई हैं, कहा जा रहा है कि कुछ अमेरिकी सियासतदानों को, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया, फिर मुमकिन तौर पे और कौन से वो किरदार या शख्सियात हैं जिनको निशाना बनाया जा सकता था मुबैना तौर पे आसिफ मर्चेंट की तरफ से, और फिर बगैर सबूतों के इतना आगे बढ़ जाना, आपको इसकी वजह क्या लग रही है? जी देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये फ्रेम किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी को। 2001 के बाद हमने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे हैं कि मस्जिदों में जाते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। अब एक मुझे बात आप बताइए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को या अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को या एक साबिक प्रेसिडेंट को कत्ल करने की खुदा न खास्ता साजिश की गई, और उसमें जो डाउन पेमेंट दी गई वो सिर्फ $5000 थी। क्या अमेरिका के किसी साबिक सदर को कत्ल करवाना इतना ही आसान और इतना ही सस्ता कारोबार है कि उसके लिए 5000 की डाउन पेमेंट दी गई? ये
सिर्फ फैब्रिकेटेड स्टोरी है, सिर्फ अमेरिका उसको अच्छा ईरान मलिक को। साहब, इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने कहा कि 2001 से ये होता चला आ रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, और जिस तरह से पाकिस्तानी भी है ये शख्स और मुस्लिम कम्युनिटी से भी इसका ताल्लुक है, तो हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान को आसान हदफ समझा जाता है, बड़ा आसान टारगेट समझा जाता है, इसलिए भी टारगेट करना आसान है। और दूसरा ये कि माइनॉरिटीज़ तो और भी हैं वहाँ पर, फिर सिर्फ मुस्लिम ही क्यों इसमें कटहरे में खड़े होते हैं हर बार? जी, दो बहुत अच्छा, आपका ये सवाल भी बहुत अच्छा है। इसकी बेसिकली दो रीजंस हैं। एक तो ये पाकिस्तानी भी है और ईरान के साथ भी इनका ताल्लुक है। इस वक्त सिचुएशन ईरान को भी मलाइन करना थोड़ा सा मकसूद है, और फिर इसमें हमारे अपने लोगों की गलती भी है। हम ये मौके देते हैं, जज्बाती लोग हैं, जब बात करते हैं तो सेंसिबल बात और अकल के साथ बात नहीं करते, जज्बात के साथ बात करते हैं। जिस वक्त किसी को फ्रेम करने की कोशिश की जाती है, उनसे सवाल किया जाता है कि आप क्या समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के और मुसलमानों के खिलाफ है। और अगर एक फॉरेनर और एक मुसलमान और एक जज्बाती मुसलमान आगे से कोई भी जज्बाती स्टेटमेंट दे दे, तो फिर केस वहां से फिर बिल्ड किया जाता है। और ये मैं आपको अगेन ये पिछले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस से ये मैं आपको बताता हूं कि हमारे लोग ये गलती करते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये मौका देते हैं। बल्कि मैं चाहूंगा कि आपका इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपने ऑडियंस को और अपने व्यूअर्स को बताइए कि जब भी कभी अच्छा अमेरिका या मलिक वेस्टर्न साहब, वर्ल्ड। व्हाइट हाउस से ये बयान आता है कि आसिफ मर्चेंट का डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यूएसए गवर्नमेंट जो है वो ताल्लुक जोड़ने की भी कोशिश करती है। तो ये दो मुख्तलिफ बयानात सामने आते हैं, इसके पीछे भी थोड़ा क्या सिनेरियो है वो थोड़ा रोशनी डालिएगा। जी देखिए, ये सब कुछ मेरी स्टेटमेंट को और मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू को सबूत देती है, साबित करती है, स्ट्रेंथन करती है कि इस केस में कोई हकीकत नहीं। उन्होंने आसिफ मर्चेंट साहब ने यकीनन कोई इमोशनल ये जज्बाती बयानात दिए होंगे, कोई बात की होगी किसी भी स्ट्रेंजर के सामने, इसीलिए ये किया गया। अभी तक ये ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है अच्छा, और ये बड़े ही नदीम साहब, एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि जब किसी को विजिट वीज़े के लिए भी अप्लाई करना हो और उसके पासपोर्ट के ऊपर तसलसल के साथ आमदोरफ्त हो इराक की या ईरान की, तो उसके लिए तो नामुमकिनात में से हो जाता है अमेरिका का वीज़ा लगना। तो सवाल ये भी है कि फिर आसिफ मर्चेंट को इतनी आसानी से कैसे वीज़ा मिल गया और फिर ये सारा प्रोसेस भी होता रहा उनके नाक के नीचे? जुनैद साहब, इसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है अमेरिकन वीजे के लिए कि अगर आप ईरान या इराक जाते हैं तो आपको अमेरिका का वीजा नहीं मिलता। ये अमेरिका का विजिट वीजा एक साइंस है जिसमें नंबर ऑफ ओवरसीज और इंटरनेशनल ट्रेवल्स को काउंट करके उसके बेस के ऊपर डिसीजन किया जाता है। ईरान या इराक सिर्फ जाना इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन। हाँ, बल्कि इस केस के लिए एक क्वालिफिकेशन ये हुई है कि वो ईरान और इराक जाते रहे हैं, इमोशनल, जज्बाती और रिलीजियस इंसान के तौर पे जाने गए। इसीलिए उनको फ्रेम किया गया कि उन्होंने यकीनन कोई जज्बाती स्टेटमेंट दी। अच्छा, अभी तक फॉरेन ऑफिस की तरफ से और पाकिस्तान के जो सिफारत खाना है उसकी तरफ से जो मामला दी जा रही है, जो इस मामले के ऊपर संजीदगी दिखाई जा रही है, आपको लगता है तसल्ली बख्श है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान एम्बेसी इस केस में कुछ थोड़ा सा उनको ज्यादा कोई अटेंशन दे रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है यहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसीज की, बल्कि सभी जगह पे ओवरसीज जो मिशन हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तानी सिटीजन को मुश्किल के वक्त अच्छे किस्म की सिचुएशन में और अच्छी उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यकीन है कि जो अमेरिकन जस्टिस सिस्टम है, जब ये केस एक्चुअली कोर्ट में ट्रायल के लिए जाएगा तो ये केस डिसमिस कर दिया जाएगा। अच्छा मलिक साहब, इस हवाले से भी बताइएगा कि आसिफ मर्चेंट कब से वहाँ पर मौकीम थे और इनकी फैमिली का कोई इस हवाले से सामने आया मौक़िफ़ के, उनका क्या कहना है कि आसिफ ने ऐसा आसिफ कर सकता है या उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड पीछे रह चुका हो? देखिए, आसिफ मर्चेंट का कोई इस तरह का कोई क्रिमिनल या कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, कोई टेररिज्म का। वो बिजनेस के लिए और रिलीजियस पर्पसेस के लिए इराक और ईरान जाते रहे हैं। ईरान में उनका फैमिली भी चूंकि मौजूद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अप्रैल के महीने से अमेरिका आए हैं और वो ट्रैवल करते रहे। और जून में जाके उनकी मुलाकात किसी के साथ होती है, एक इन्फॉर्मेंट के साथ, जो गवर्नमेंट का FBI का इन्फॉर्मेंट था। जून में ये सारा सिलसिला बिल्ड करना शुरू किया और विद इन 1 मंथ उन्होंने उसको फ्रेम करके 12 जुलाई को अरेस्ट कर लिया। और 12 जुलाई को अरेस्ट किया उन्होंने कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस और साबिक प्रेसिडेंट्स को कत्ल करने का मंसूबा था।
और अगले दिन ही, एक दिन के बाद ही अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे हमला हो जाता है। दिस शोज कि इस केस में कोई हकीकत नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक he is at the wrong time at the wrong place। लेकिन यूएस हुकूमत ये पहले से जानती थी कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो सकता है, इसीलिए उन्होंने प्री प्लान जो है पहले से आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी अमल में लाई, लेकिन हमला उसके बावजूद भी नहीं रुक सका और डोनाल्ड ट्रंप पर हमला उसके बावजूद भी हुआ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के केस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, ये बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन है। ये जितना हम लोग समझते हैं उससे भी बहुत ज्यादा सीरियस है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है उस पे अभी मेरा बात करना मुनासिब नहीं। ये बहुत खतरनाक सवाल है आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक नदीम। आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मामला इंतहाई है, संजीदा नौयत का पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि एक पाकिस्तानी इसमें मुलविस बताया जाता है और 2 शादियां बताई जाती हैं आसिफ मर्चेंट की। एक अहलिया और बच्चे पाकिस्तान में मुकीम है, जबकि दूसरी अहलिया ईरान से उनका ताल्लुक है, ईरान में ही रहती हैं और काफ़ी तसलसल के साथ इनकी आमदरफ्त रही है ईरान के अंदर भी और इराक के अंदर भी। और बताया जाता है कि ये जो कत्ल का मंसूबा मुबैना तौर पे है उसकी एग्जीक्यूशन अगस्त या सितंबर में होनी थी और उससे पहले निकलने से पहले ही आसिफ मर्चेंट को हिरासत में लिया गया। लेकिन जो यहाँ पर हैरत की बात है वो ये है कि अगर आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी हो चुकी थी और सारा प्लान जो है आसिफ मर्चेंट ने तरतीब दिया था और वही कातलाना हमला करने वाले थे, तो फिर उनके गिरफ्तार होने के बाद किस तरह से हाँ, लेकिन अभी ये कुछ भी साबित नहीं है और अमेरिकी एजेंसियां इस बारे में कुछ वाज़ेह तौर पे नहीं बता रही। इस हवाले से ना दीगर अहम इश्यूज पे अभी बात करनी है, कुछ स्किन एक्सपर्ट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और लेकिन एक शॉर्ट मौसम का अहवाल भी आप तक शेयर करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा स्टे विद अस। तो नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए मौसमी असरात की, क्योंकि मानसून का मौसम है और बरसात के मौसम में आपको पता है कि स्किन के बड़े मसाइल होते हैं, खासतौर पे ख़वातीन को तो यही परेशानी लाग रहती है कि पिंपल्स निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप से बचने के लिए क्या किया जाए, नमी से बचने के लिए स्किन के लिए क्या किया जाए, उसका कोई हल मेरे ख्याल में आज आपके पास है। मेरे पास इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है जी। मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, स्किन एक्सपर्ट मौजूद हैं, ज़हरा हसन। वेलकम टू शो ज़हरा, कैसी हैं हमारे शो में? थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और इससे पहले कि हम आपसे सवाल पूछें, खुद ही आप बताइए कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं इस मौसम के अंदर ख़वातीन को, मर्दों को, सभी को, और उसका हल क्या तजवीज़ करेंगे आप? बेसिकली ह्यूमिडिटी की वजह से जो है ना 2-3 चीज़ों का अगर आप ख़ास ख्याल रख लें तो सारे मसाइल का हम लोग जो है ना एटलीस्ट अंडरलाइनिंग कॉज को हम पकड़ सकते हैं। मतलब ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बरसात का मौसम है, तो आप जो है ना अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर रखें। क्लियर का मतलब है लाइक आवाम जो नॉर्मल आवाम है, फेस वॉश करें। पहली बात तो ये, सुबह उठते साथ फेस वॉश करें और उसके बाद जो है ना एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं जो कि SPF जो है ना 50 भी होना चाहिए। फिर सन ब्लॉक का भी इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक इज़ लाइक सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, इवन इफ़ देयर इज़ नो सन, हम फिर भी सोचते नहीं सन रेज होंगी, सन होगा तो हम लोग जो है सन ब्लॉक लगाएंगे, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर ह्यूमिड वेदर भी है या क्लाउडी वेदर भी है तो तब भी हमारी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो जो है ना स्किन डस्ट है, इसके अलावा बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब कोई ऑर्गेनिक सन ब्लॉक भी हो सकता है, क्योंकि क्रीम्स और उसके अंदर तो बिलाखिर केमिकल्स होंगे ही, तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे, तो कोई ऐसा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन गोइंग ओवर द काउंटर वाले किसी क्रीमों के ऊपर, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, आप स्किन एक्सपर्ट के पास जाएं जो आपके स्किन के रिलेटेड, आपके स्किन के टाइप के रिलेटेड, लाइक ऑयली स्किन है, मिक्स स्किन है या आपकी ड्राई स्किन है, उसके मुताबिक आपको SPF दे। वाई एम आई सेइंग अगैन एंड अगैन SPF सन ब्लॉक मिनिमम SPF जो है ना 50 होना चाहिए। हम एशिया में रहते हैं, हम कोई बाहर के मुल्कों में उनका वेदर डिफरेंट होता है, उनका सन एक्सपोजर बहुत कम होता है, उस तरह से वो सन टैन अपने आप को कर रहे होते हैं क्या नहीं। फिर जब हम अभी जैसे फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग इन अ स्टूडियो या वी आर सिटिंग समवेयर, हम मोबाइल 24 घंटे यूज़ करते हैं, ब्लू जो रेज होती हैं वो भी हमारे स्किन को बहुत, जो इवन स्टूडियो लाइट्स हैं ये भी हमें उनको वो ब्लू रेज हैं आपकी, वो बिल्कुल ब्लू रेज हैं जो कि अफेक्ट करती हैं, वो एज करती हैं, एक फोटो एजिंग जो कि आपकी सन के जितने भी शुआएं पड़ती हैं UVA या UVB उससे आपको वो अफेक्ट करती हैं। फिर आप पानी ना पिएं, डिहाइड्रेटेड रखें अपने आप को, तो वो ज़्यादा वक्त से पहले जी, वक्त से पहले 20 साल की अगर लड़की है या लड़का है, ये लुक्स ओल्डर देन द एज, इसका क्या मतलब हुआ? उसने अपनी स्किन की टेक केयर नहीं की। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा था कि एक तो है मौसमी असरात, दूसरा जो टीन एज के लड़के या लड़कियां, बच्चे बच्चियां हैं,
उनके लिए भी मिसाइल होते हैं, उनको पिंपल्स निकलने ही निकलने हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? और बड़ा एक साइकोलॉजिकली भी आप एग्जैक्टली और बड़ा एक पेयर प्रेशर भी होता है, ठीक है। सो उसके लिए क्या होता है कि एक तो हार्मोनल, हम इस बात को नहीं समझते कि हमारे फोर फादर से भी हमें कुछ जीन्स मिलते हैं, वो जो हमारे अंदर जीन्स दिए जाते हैं कि यार ये माँ की साइड से है या आपके वालिद साहब की साइड से है, वो भी एक फैक्टर होता है जो कि आप उसको टेकन इनटू कंसिडरेशन करते हैं। फिर एक्नी के बहुत सारे जो है ना टाइप्स होते हैं, वो बचपन से ही टीनेज में बहुत ज़्यादा है, जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस कहा जाता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं लड़कियों के हों या लड़कों के हों, वो अफेक्ट होते हैं और वो हम बढ़ रहे होते हैं, मतलब इट्स कॉल्ड द लाइक यू नो जवान हो रहे हैं इन लेम टर्म्स। लेकिन उससे बचने का कोई तरीका हो सकता है अपने रूटीन के अंदर, डेफिनेटली रूटीन के अंदर, डाइट के अंदर चेंजिंग करके। कमिंग टू द डाइट, रूटीन के अंदर भी और डाइट के अंदर भी, लाइक ऑयली स्टफ का, जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करें, चाय कॉफ़ी का मिनिमम इस्तेमाल करें आप, ठीक है। और जितनी भी आपकी समटाइम तो ऐसा भी फील होता है, पता नहीं, आप उसकी हमें तस्दीक कीजिएगा कि क्या अंडे खाने से या एक या दो अंडे खाने से, या आम जिस तरह कहते हैं कि आम खा लिया तो फौरन उसके बात कच्ची लस्सी पी ली, कच्ची लस्सी पी, तो ये ठीक है इसमें? आई थिंक थोड़ा बहुत, इट्स लाइक 10% इट डज लाइक अफेक्टेड। व्हाई? बिकॉज हर एक फ्रूट की एक तासीर होती है, हर एक चीज़ की एक तासीर होती है, एक लिमिट होती है जिसको हम बेसिकली न्यूट्रलाइज करते हैं, एक नया बैलेंस करते हैं उसको बैलेंस आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सुबह से लेके रात तक जंक फूड खाए या बर्गर खाए या बहुत सारी मैंने जंक फूड खा ली, तो मेरा लाजमी बनता है कि आई शुड हैव अ ग्रीन टी या मैं कोई डिटॉक्स वाटर पी लूँ। नाउ डिटॉक्स वाटर क्या है जी, पानी के अंदर खीरे डाल लें, बीटरूट डाल लें, चुकम्बर डाल लें, लेमन डाल लें। अब वो चाहे यंग हो या हमारी तरह 30+ किसी भी एज में आप पी सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दैट ट्रायल, ठीक है। तो आपने बॉडी को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। आप अंदर एटलीस्ट कोई नेचुरल चीज़, ऑर्गेनिक चीज़, जिस तरह आपने फरमाया कि ऑर्गेनिक होना चाहिए। नेवर यूज समथिंग कि भाई इस लेडी ने जो है ना ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक्स निकाल ली एक्नी के लिए, वो यूज़ कर लें। नो, देयर टाइप्स ऑफ एक्नीज। आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो डायग्नोस करेगा। पानी किस हद तक जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है कि आप पानी का इंटेक ज़्यादा कर लें तो आपके एक्नीज कम हो जाते हैं, या फिर आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है या फ्रेश हो जाती है? पानी का इंटेक कितना होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम? और दूसरा ये बताइए कि आइस वाटर बहुत फेस के लिए यूज़ किया जाता है आजकल, कि आप आइस वाटर से फेस वॉश करें या उसके अंदर आप थोड़ी देर के लिए अपने फेस को दिस इज अ न्यू रिसर्च, इट्स अ न्यू रिसर्च। इवन हमारी एक्ट्रेसेस और वो बड़ा जो है वो ये इस्तेमाल कर रही हैं। बेसिकली इसकी पीछे क्या है कि आइस वाटर करेगा क्या, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हम नॉर्मल अगर टेम्परेचर में बैठे हुए हैं वो नॉर्मल डायलेशन हुई हुई है उनकी। डायलेशन मींस वो फूली हुई हैं उर्दू में अगर हम बोलें तो। जब हम आइस कोल्ड वाटर उठते साथ ही हम अपने मुंह पे लगाएंगे वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे। कंस्ट्रिक्ट मींस के वो अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स या जितना भी हमारा आलूदा इन्वायरमेंट है वो अंदर नहीं जानेंगे। सो एज सून एज यू वेक अप, वेदर यू हैव एक्नी, वेदर यू हैव ऑयली स्किन और एनी टाइप ऑफ स्किन, आप जब भी जो आइस वाटर का पैक आप अगर मुंह पे लगाएंगे तो वो आपकी ब्लड वेसल्स को जो है कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। और फिर उसके ऊपर आप SPF लगाएं 5 मिनट, पहले आप मॉइस्चराइजर लगाएं 5 मिनट रुकें, फिर देन यू पुट इन SPF 50 मिनिमम अकॉर्डिंग टू योर स्किन। तो आपने एक अच्छी सी प्रोटेक्टिव लेयर दे दी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, निहार मुंह कहा जाता है कि जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं उसके बड़े गहरे असर होते हैं। एक वक्त था जब हम सुनते थे कि उठने के बाद पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, फिर मेरे ख्याल में एक रिसर्च आई जिसके अंदर सिर्फ पानी नहीं पीना चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐड करना, कुछ फ्रूट जो मौसमी फल है वो ऐड कर लें, या उसके अंदर आप जिस तरह तलबीना जिसको कहा जाता है, सुन्नत भी रसूल भी है, जिसके अंदर तिल शामिल है, जिसके अंदर खजूर शामिल है, तो बेहतर क्या है, सिर्फ पानी का इस्तेमाल या फिर उसके अंदर कुछ ऐड कर लिया जाए? देखें, मैं कहूँगी कि परसिस्टेंसी इज़ द की, और चाहे आप सादा पानी इस्तेमाल करें या उसके अंदर जो है ना हमारे सुन्नत रसूल के मुताबिक जितनी भी चीज़ें फ्लेक्स सीड डाल दी, या 2 सुबह उठते साथ ही खजूर का इस्तेमाल करें, तो और उसको रात को भिगो के रखें वो पानी एग्जैक्टली पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, फूल जाएगी। अब डिफरेंस होता है ना कि आप अगर सादा बादाम खाएं और भिगो के खाएं, दैट इज ऑलवेज अ डिफरेंस। तो मेरे मुताबिक, इन माई ओपिनियन, इफ यू आस्क मी द सजेशन, बोथ थिंग्स आर बैलेंस, जब तक आपकी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल के अंदर वो परसिस्टेंट ना रहे
कि मैंने उठना है, मैंने 2 गिलास पानी पीना है। अगर 2 गिलास पानी हम नहीं पी रहे, हमारे पास मैं मतलब बड़ी कोई फॉलो कर रही हूँ रूटीन को, और मैं 2 उठ के खजूर खा लूँ या फ्लेक्स सीड्स, या जिस तरह आपने उर्दू में कहा कि जो है हम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वी कैन पुट इट इनसाइड द वाटर, यू कैन। अच्छा, नींद उसके लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। बिल्कुल, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आप दवाइयों से ये आप देखें जुनैद, मैंने सुबह इसलिए आपकी ये फ्रेश स्किन का राज है। इसमें बहुत कुछ है, इसमें जस्ट बीट रूट नहीं है, इसमें बीट रूट भी है, वो है कुकम्बर भी है, इसमें मिंट भी है, और मैंने इसमें कैरेट भी ऐड किया हुआ है, तो मैं ये पीती हूँ। आप भी चलें, बहुत अच्छा है ये तो एक तो डिटॉक्स है, मैं वो भी बहुत पसंद करती हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐड ऑन कर लेते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और बट दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, दिस इज रियली गुड, नॉट जस्ट एन एंटीऑक्सीडेंट, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आपकी लीवर को, आपकी स्किन, कोलेजन को भी अच्छा करेगा और रिजुविनेशन भी करेगा ये, बिकॉज अल्लाह ताला ने हर फ्रूट के अंदर एक अपनी जो है खासियत डाली। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका हर एक पिगमेंट जो होता है, अगर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, येलो वेजिटेबल्स हैं या आपके रेड वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर एक खसूसी पिगमेंट डाला हुआ है जो कि हर एक बॉडी पार्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जबरदस्त जी, बहुत सी मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंच चुकी हैं। इस पे अमल करना बड़ा जरूरी है, इसमें मेरे ख्याल में आधा भी अमल करना तो काफी फायदा बहुत जरूरी है। हम अमल तो इस पर करेंगे ही, और अपने नाज़रीन को भी कहेंगे कि जो कुछ हमने आज आपको बताया और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया, आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट भी मुलाकात आपसे करेंगे और आपसे मजीद इंफॉर्मेशन जो वो लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे अच्छी खुराक के असरात किस तरह से हो सकते हैं, किस तरह से अपनी स्किन को बचाया जा सकता है, और इस हवाले से मज़ीद एक्सपर्ट्स की राय भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ मौसम के हवाले से भी बात कर लें, क्योंकि इसी मौसम की वजह से सारी आपकी सेहत के ऊपर असरात होते हैं। तो मज़ीद गपशप करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। हाँ, पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। कुछ बात हो जाए क्रिकेट की इशाल, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रही है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है, और बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान करने के साथ जिसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, वो ये है कि नायब कप्तान को भी तब्दील कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि वर्कलोड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो अंदरूनी कहानी है वो एक न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकेंगे कि अंदरूनी कहानी क्या है, क्यों हटाया गया है आखिर उनको। लेकिन इस सब पर हम बात करने के लिए हमारे साथ स्क्वाड पे एक नज़र डाल लेते हैं पहले। ओके, ठीक है, पहले स्क्वाड पे नज़र डाल लेते हैं। आप इसके ऊपर बात भी कर लेते हैं। सामने आ चुका है जी, हमारे साथ गेस्ट तफसीली हम जानते हैं। आप मिर्जा बेग साहब से, हमारे साथ मिर्जा इकबाल कहा जाता है, और हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो जो बांग्लादेश के हालात हैं उसकी वजह से सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि शेड्यूल के मुताबिक ही सब कुछ होगा, टीम पहुंच पाएगी, राब्ते हो रहे हैं पाकिस्तान से वहाँ पे? तो राब्ते हो रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश की ए टीम का, जिसको बुध के दिन पाकिस्तान पहुंचना था, उसका रिवाइज शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया, यानी कल पहुंचना था। अब बांग्लादेश की सीनियर टीम जिसको 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचना है, तो अभी काफी दिन है, तो यकीनी तौर पर इस बात की तवक्को की जा रही कि बांग्लादेश की सीनियर टीम ऑन 21 अगस्त से जो है टेस्ट मैच है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ऑफर की थी कि आप पहले आ जाएं, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस का उन्हें मौका नहीं मिला, तो उन्होंने कहा हम आपको तमाम तर प्रैक्टिस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा मिर्जा साहब, देखें बांग्लादेश की टीम कब आती है, लेकिन आपकी जो स्टोरी टॉप की थी, जी 17 रुकनी स्क्वाड है, आपके ख्याल में ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया स्क्वाड? 13 और 15 भी से भी काम चल सकता था, क्या ख्याल है? ये हैरत की बात है, सबको खुश करने के लिए इन्होंने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है जुनैद। बुनियादी वजह यह है कि आप होम सीरीज खेल रहे हैं, कहीं लड़के को आपको ट्रैवल थोड़ी कराना है कि अगर कोई जख्मी हो गया उसका रिप्लेसमेंट जो है पाकिस्तान, अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो समझ में आता है कि ज्यादा खिलाड़ी होंगे ताकि रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े तो उसी वक्त हो जाए। ये तो मुल्क में सीरीज हो रही है, तो मेरे ख्याल में क्योंकि एक और चीज भी तो हुई है, जिस तरह से नायब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को भी चेंज कर दिया गया, तो हो सकता है कि मजीद भी कोई तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हों जिसकी वजह से स्क्वाड जो है वो लंबी चौड़ी रखी गई है। नहीं, अब कोई मजीद कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होगी। शाहीन शाह अफरीदी को ये कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जराए से ये खबरें चलवाई थी कि वो इनडिसिप्लिन थे, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ था। फिर उनकी एक खबर आई कि उनका मोहम्मद यूसुफ के साथ तनाज़ा। जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं वो तो ये कह रही हैं कि जी बर्डन बहुत ज़्यादा था इनके ऊपर, और बर्डन कम करने के लिए कुछ जो है वो इनको नायब कप्तानी से हटाया गया है, तो इसमें सदाकत कितनी है?
ये तो बहानेबाजी है कि बर्डन ज्यादा एक खिलाड़ी पे, और नायब कप्तान शान मसूद कप्तान है, तो उनको हटाने का मकसद ये है कि उनको या तो ये मैसेज देना है कि आप हमारी गुड बुक्स में नहीं है। उन पर तो पाबंदी लगने वाली थी, मैंने आपको बताया ना, जिसकी बहुत ज्यादा शोर मचा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर गया और उसने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि हम कोई कमेटी नहीं बना रहे, डिसिप्लिनरी किसी खिलाड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो जो 9 जून को हम इंडिया के खिलाफ मैच हारने के बाद बुलंदो बांग दावे किए गए थे कि सर्जरी होगी, कहाँ गई सर्जरी? बल्कि इवन वहाब रियाज जो सीनियर टीम मैनेजर थे, उनको तो सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया, सीनियर टीम मैनेजर हट गए और उनको किस तरीके से अकोमोडेट किया गया कि उन्हें मालदीव भेज दिया गया, जहां वो आईसीसी के ट्यूटर कोचिंग कोर्स में चले गए। इसका मतलब है अब उनकी नजरें कोचिंग की तरफ आ गई। पहले उन्होंने बेड़ा गर्क किया एज अ सेलेक्टर। अच्छा मिर्जा साहब, सरफराज को भी ऐड किया गया है, बिकम द कोच। सरफराज की वापसी को कैसे देख रहे हैं? समीन, गुल और उमर अमीन, ये सारी एंट्रियां आपके ख्याल में करामत साबित होंगी? ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने किया था, जिसमें शान मसूद कप्तान और शाहीन आफरीदी वाइस कैप्टन थे। तो वहां उस दौरे में 2 विकेट कीपर्स की जरूरत थी। सरफराज को इब्तिदाई मैचेस में खिलाया गया। वो तो मेरे ख्याल में सरफराज के कैरियर के अब ये आखिरी दिन है और शायद उनको अकोमोडेट करने के लिए रखा गया। मुझे नहीं लगता कि वो पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। रिजवान खेलेगा पहला टेस्ट। और समीन गुल की आपने बात की, उमर अमीन की, वो ए टीम में सेलेक्ट हुए हैं जुनेद, और वो ए टीम जो है उसका मैच होना था 10 अगस्त से, लेकिन अब वो आगे कर दिया गया है। तो समीन गुल अच्छे बॉलर हैं। हैरान होता हूँ कि साहबजादा फरहान कहाँ चला गया, जो कि पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा था पाकिस्तान शाहीन की ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। अच्छा, कोयटा का विकेट कीपर हसीबुल्लाह, वर्ल्ड कप दो लिस्ट सेंचुरी। हाँ जी मिर्जा साहब, T20 वर्ल्ड कप के बाद वो जो बात हो रही थी सर्जरी की, बड़े पैमाने पे तब्दीलियां लेकर आई जाएंगी, उसको तो हमें तब्दीली नहीं दिखाई दी, लेकिन वकार यूनिस साहब को क्रिकेट की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, गो के उन्हें पहले भी आजमाया जा चुका है। तो ये जो सारी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे क्रिकेट से रिलेटेड उनको दी गई है, आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतर तब्दीली रूनुमा होगी? देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये कि जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, फिर पीसीबी के चेयरमैन, 2 चीज़ों को साथ लेकर चलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। 6 फरवरी को वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, तो उन्होंने आधी जिम्मेदारियां जो क्रिकेट रिलेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उन्होंने वकार यूनुस को दी है। माजी में एज अ कोच, एज अ बॉलिंग कोच, वकार यूनुस का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहा है, खिलाड़ियों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब वो एक नए रूप में आए हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को सब देखेंगे। तो दुआ करें कि वो अच्छा परफॉर्म करें, माजी के तल्ख तजुर्बे से सीखते हुए इस मरतबा लोगों के साथ लेजॉन करें, खिलाड़ियों के साथ राब्ते रखें। तो उम्मीद तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, नो डाउट, वकार यूनुस, लेकिन अब उनकी इंतजामी सलाहियतों का इम्तिहान है। कितने पुरुमीद हैं जिस तरह से स्क्वाड तश्कील दी गई है, आप खिलाड़ियों से कितने पुरुमीद हैं? देखें, ये 17 रुकनी स्क्वाड है और बांग्लादेश की टीम की इतनी रैंकिंग अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के इम्कानात बड़े रोशन है और होम सीरीज है, ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ उसे जीतना चाहिए। आपको याद होगा 2019 में भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, जब आबिद अली ने अपने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, नसीम शाह ने हैट्रिक बनाई थी। तो अब आबिद अली तो नहीं है, वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। तो शान मसूद की कप्तानी से कितनी उम्मीदें हैं मिर्जा साहब? देखिए, इस वक्त चॉइस शान मसूद ही था कप्तानी का, क्योंकि जो टीम के 3 बड़े हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ इत्तलात आ रही थी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से। और शान मसूद को तो ज़का अशरफ साहब ने कप्तान बनाकर ऑस्ट्रेलिया भेजा था दिसंबर में लास्ट ईयर। तो शान मसूद अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं, लेकिन वो खुद भी परफॉर्म करें। उन्होंने अभी इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर की टीम की कप्तानी की है, अच्छे पढ़े लिखे सुलझे आदमी है और अच्छे बैट्समैन है। अब वो रोलिंग स्टोन बने हुए थे, उसकी वजह ये थी कि उनकी जो पोजीशन थी वो आ नहीं रही थी। T20 में, वनडे में उनको कभी चौथे कभी 5वें नंबर पे खिलाया जा रहा था। अब टेस्ट में तो वो एज अ कैप्टन जो है यकीनन इनिंग्स ओपन करेंगे और उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। अच्छा, ओवरऑल टीम की अगर बात की जाए, बैलेंस आपको दिखाई दे रही है? स्पिनर का फुकदान तो नहीं दिखाई दे रहा? ये जुनैद, ये दरअसल इस बात को शो कर रहा है कि पाकिस्तान जो विकेटें बनाएगा बांग्लादेश के खिलाफ, वो फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा साजगार साबित होंगी। आप देखेंगे 5 फास्ट बॉलर्स इन्होंने रखे हैं और एक ऑलराउंडर आमिर जमाल की सूरत में रखा है, उसकी भी फिटनेस पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। लेकिन आपके पास नसीम शाह है, शाहीन शाह आफरीदी, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, ये आपके फास्ट बॉलर जो है
इनमें पोटेंशियल तो है। मोहम्मद अली भी 2 टेस्ट खेल चुके हैं, मीर हमजा ने भी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली थी। असल जो है वो तवक्कुआत शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह से होंगी। अच्छा मिर्जा साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मौसम में भी कुछ तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होती नज़र आती हैं, आए रोज़ बारिशों की भी, मानसून का जो है स्पेल है वो भी एक आने वाला है, तो क्या ये भी कोई इफेक्ट डालेगा क्रिकेट के ऊपर या ये अपने शेड्यूल के मुताबिक ही चलते जाएंगे? देखिए, कहते हैं ना हुनूज दिल्ली दूर अस्त। अभी जो है, अभी तो 21 अगस्त से टेस्ट मैच शुरू होना है और आज जो है 8 अगस्त है, लेकिन मौसम की सूरत हाल यही है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच है। रावलपिंडी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतने अच्छे इंतजाम नहीं है कि अगर बारिश हो जाए, आउटफील्ड गीली हो जाती है, उसको सुखाने में मुश्किल होती है। लेकिन तवक्को तो ये की गई, जो शेड्यूल तरतीब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो मौसम को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया होगा। अल्लाह करे कि टेस्ट मैचेस ऑन टाइम और सही वक्त पे हो जाए। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और अच्छी तवक्कुआत हैं। 17 रुकनी स्क्वाड है जिस पे तनकीद भी हो रही है। अब इन सारी जो तनकीद है और जो सवालात हैं उसका जवाब टीम अपनी परफॉर्मेंस से दे सकती है इस सीरीज़ को जीतने के बाद, और तवक्को करते हैं कि बांग्लादेश की टीम शेड्यूल के मुताबिक पहुंचे, क्योंकि जो हालात हैं वो भी आपके सामने ही हैं। लेकिन हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के साथ कि जो टीम तरतीब दी गई है, मैचेस तरतीब दिए गए हैं, वो जो पाकिस्तान का मौसम है उसको देखते हुए तरतीब दिए गए हों, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अब कुछ बात बिल्लियों की हो जाए। आज कैट्स जी, आपको बिल्लियां बहुत पसंद है मुझे लगता है। आलमी दिन भी है आज, कैट्स का आलमी दिन भी है जी। आज बिल्लियों के लिए खास दिन रखा गया है और मनाया जा रहा है। कैट्स जो वैसे अपने नाज़रीन को ये बता दें कि बहुत पसंद 50 करोड़ बिल्लियां दुनिया भर में पाई जाती हैं और एक पालतू जानवर होने की वजह से एक उनसियत भी है और हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि नरमी के साथ पेश आना चाहिए। हमारे हजूर पाक को बिल्लियां बहुत पसंद थी और वो भी बिल्लियों को जो है वो बहुत प्यार करते थे, पालते थे। और हमारे यहाँ बिल्लियों की बहुत सारी इकसाम भी पाई जाती हैं। लाइक मेरी बेटी को पर्शियन कैट बहुत पसंद है और वो हर वक्त ये जिद कर रही होती है कि मुझे पर्शियन कैट चाहिए। गो के मैं घर पे रखने के इस हक में नहीं हूँ, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन बच्चों को जो है, लेकिन बच्चों को एहतियात भी करनी चाहिए। क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा शायद गिरते हैं। मैंने सुना है अपनी वालिदा से कि बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं जो कि खाने में भी आ सकते हैं और इस तरह से एलर्जी का बायस भी थोड़ा सा मैं इस वजह से एहतियात बरतनी चाहिए। और अदरवाइज तो बिल्लियाँ किसको प्यारी नहीं लगती, हमलावर भी हो सकती है बिल्लियाँ, तो एहतियात भी करनी चाहिए। लेकिन एक पैकेज हमने तैयार किया आलमी दिन के हवाले से बिल्लियों के, वो देखिए। तो ख्याल रखिए अपने इर्द गिर्द मौजूद बिल्लियों का और उनको उनकी पसंद का खाना दीजिए ताकि वो खुश रहें और उनका ख्याल रखिए। और बच्चों के साथ जब बिल्लियां खेल रही होती हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उनके नेल्स तो नहीं है, उनके बाल। हाँ, ये वैसे अच्छी इन्फॉर्मेशन थी कि उनके नेल्स काटने नहीं चाहिए बल्कि उनको खुरदरी ऐसी सरफेस दें जिस पे वो खुरश के अपनी जो तसल्ली हो सके। अब इस तरह के सरफेस जो है वो ढूंढने पड़ेंगे और हमें बिल्लियों को देने पड़ेंगे। अब कुछ हम मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने मौसम के हालात जो है वो आपके साथ पहले भी वक्तन फ़क्तन शेयर करते जा रहे हैं। मानसून मुख्तलिफ स्पेल्स का सिलसिला तो जारी है मानसून के, और मानसून का स्पेल जो है वो जारी है। फिर से तूफानी बारिशों के स्पेल की पेशगोई की है, तो इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। पहले तो लाहौर को डुबो दिया था जोरदार स्पेल ने, 40-45 साल का रिकॉर्ड भी टूटा। इस बार ओवरऑल पाकिस्तान भर में इस स्पेल की शिद्दत कितनी होगी और कहां कहां पे कितनी कितनी बारिश हो सकती है? सरदार साहब सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सरफराज साहब ओवरऑल जी सरफराज साहब आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिशें जो वो हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में जो मानसून का स्पेल है उसमें कितनी बारिशें होने की तवक्को की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो करंट स्पेल चल रहा था वो तो पिछला जो 2 अगस्त के बाद या 1 अगस्त के बाद शुरू हुआ था, 5-6 तक रहा। वो खासा इंटेंस रहा कुछ एरियाज में, उसमें से उसके नतीजे में सिंध में भी बारिशें बहुत हुई हैं। लेकिन वो कुछ उसकी अभी तक मानसून हवाएं कुछ एरियाज में, खासकर पंजाब के जनूबी इलाकों में और फिर बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में, तो अभी तक वो स्पेल एक तरह से अच्छी खासी बारिशें बरसा रहा है। और उधर भी आपके नॉर्थ पंजाब में भी, सेंट्रल पंजाब में और साउथ पंजाब में और फिर केपी के बेशतर इलाकों में, तो उधर तो ये बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा अगले 3-4 दिन तक आप कह लें, बल्कि अगस्त पूरा ही एक तरह से रहता है, लेकिन बीच में जाहिर है गैप्स के साथ होगा। सिंध में अभी कोई सरदार साहब खदशा तो नहीं है किसी किस्म के सैलाब का इस बार, क्योंकि तवक्को से ज्यादा बारिशें मुतवक्किल आपने बताया?
देखिए, अगर ये डिपेंड करता है कि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज जो होते हैं ना, उसमें खासकर मशरकी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज के ऊपर अगले दिनों में एक अच्छा स्पेल आने वाला है। तो अगर कैचमेंट एरियाज के ऊपर ज्यादा तेज स्पेल हो जाता है तो फिर दरियाओं में पानी का बहाव या सैलाब। बहुत शुक्रिया। और ऐसी सूरत हाल में तमाम जो महकमे हैं, एंडक में है, NDMA है और जो इंतज़ामी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज वक्त की कमी, वक्त जो है वो बहुत कम है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।